चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस क्या है, इस बारे में हम समझेंगे। इसमें हमारे दो मेथड बताएगा ये, कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, वो होता है कि पता लगाना प्रॉफिट का और लॉस का, कि बिजनेस ने कितना करा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में ऑपरेट हो रहा है बिजनेस, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस इनकर्ड करा, वो हम निकालते अकाउंटिंग की मदद से। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट और लॉस ही फाइंड आउट करना होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, उसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कैश बेसिस और दूसरा मेथड होता है एक्रूल बेसिस। कैश बेसिस में क्या बातें आती है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। इसमें जब हम बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तब करते हैं जब कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, जब कैश असलियत में एक्चुअली रिसीव्ड और पेड होता है। ठीक है, पर एक्रूल बेसिस में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ट्रांजैक्शन को हम जब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे ऑक्यूर, जब वो होती है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ओकर एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब नहीं करते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कैश रिसीव्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसमें रिकॉर्ड होएगी। पर कैश में क्या होता है कि जब कैश एक्चुअली में रिसीव्ड या पेड होता है तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अब हम आपको चार टर्म देखने हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन चार केस में ये दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे काम करती है, कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमारे जो खर्चे पे तो करने हैं पर अभी हमने पे नहीं करा है। हमारे खर्चा समझ लो हमारे सर पे खड़ा है लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं करा है। एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में तो देखो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, पर एक्रूल बेसिस में आप रिकॉर्ड करोगे। कैश बेसिस में रिकॉर्ड क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो खर्चे के लिए हमने एक्चुअली में तो पेड नहीं करा है ना, अभी हमारे कैश तो दिया ही नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है। पर एक्रूल बेसिस में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पे करा है नहीं करा। हाँ, ट्रांजैक्शन है तो आप रिकॉर्ड करोगे। इसको डिटेल में समझते। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली हमारा एक 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये आपका 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम रेंट पे करते हैं। हम रेंट पे करते हैं और 10,000 रुपये पर मंथ हम रेंट पे करते हैं। लेकिन हमने रेंट पे किया अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हम जनवरी का रेंट पे नहीं करते, हम फरवरी का भी पे नहीं करते, तो आप मार्च का भी पे नहीं करते।
तो कैश बेसिस में कितना रिकॉर्ड होगा? कैश बेसिस कहेगा कि रेंट जो पे हुआ, कैश बेसिस के हिसाब से जो अमाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली में पेड हुआ है वो तो 10 महीने का ही रेंट हुआ है, और 10,000 रुपये आपका रेंट है। एक्चुअली में तो आपने 10 महीने ही पे करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 9 महीने पे करा है, सॉरी, ये आपने 10 महीने नहीं 9 महीने पे करा है रेंट को। अब 9 महीने पे करा है तो आपने 10,000 के हिसाब से, तो एक्चुअली में तो कैश बेसिस रिकॉर्ड करेगा कि आपने 90,000 रुपये पे करे हैं। ठीक है। पर एक्रूल बेसिस क्या कहता है? एक्रूल बेसिस कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक्रूल बेसिस कहता है कि आपका जो है रेंट तो 1,20,000 रुपये ही बनता है, क्योंकि 12 महीने होते साल में, 1,20,000 रुपये ही बनता है। वो जो 30,000 रुपये है वो भले ही अभी आउटस्टैंडिंग है, पर पे तो करनी ही है। अगर आप ये कह देते हो कि मैं पे नहीं, ये नहीं लिखता, तो आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में? ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में पे करके चुके होते हैं। एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस। कैश बेसिस तो इसको रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन एक्रूल बेसिस इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे तो रिकॉर्ड कैश बेसिस ने नहीं करा था। वो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग था ना, जनवरी फरवरी और मार्च, जिसमें आपने रेंट पे ही नहीं करा था, तो देखो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। कैश बेसिस उसको रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन एक्रूल बेसिस तो रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही जब प्रीपेड एक्सपेंस करेंगे हम, तो आपका कैश बेसिस सारे ही रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन एक्रूल बेसिस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अपनी टाइमलाइन बना लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड की। ये हमने 12 महीने बना लिए: अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। आप सैलरी पे करते हो, या हम एक्सपेंस के तौर पे सैलरी ले लेते हैं। तो सैलरी पे करते हो आप, सपोज करो 10,000 अपने एम्प्लॉय को पर मंथ की। आपने उसको सैलरी पे करी अगस्त में, मई में, जून में, पूरे साल आपने उसको सैलरी पे करी। पूरे साल आपने उसको सैलरी पे करी, पर आप उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड के 2 महीने की सैलरी और पे कर देते हो, अप्रैल और मई की। ठीक है। नेक्स्ट ईयर की, मतलब इस ईयर की तो आपने करी ही करी पूरे साल की, नेक्स्ट ईयर की भी 2 महीने की एडवांस में आपने सैलरी दे रखी है उसे। ठीक है। तो कैश बेसिस कैसे रिकॉर्ड करेगा उसको? कैश बेसिस 10,000 रुपये इंटू में 14 मान के चलेगा, डेट इज 1,40,000। लेकिन एक्रूअल बेसिस इसको नहीं मानेगा। एक्रूअल बेसिस कहेगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितनी सैलरी देनी थी, वो आपको 12 महीने की देनी थी। तो एक्रूअल बेसिस क्या आएगा कि 1,20,000 रुपये सैलरी पे हुई है, लेकिन कैश बेसिस क्या आएगा, 1,40,000 रुपये पे हुई है।
जो नेक्स्ट ईयर के 2 महीने की सैलरी है वो भी कैश बेसिस में पेड मान लेगा। पर एक्रूअल बेसिस टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पर यही बात कही गई, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कैश बेसिस रिकॉर्ड कर लेता है प्रीपेड एक्सपेंसेस को। इसी प्रकार एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या मीनिंग है, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। कई बार क्या है, हम इनकम कमा लेते हैं लेकिन वो अभी हमें मिली नहीं है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं इसका, एक्रूड इनकम बोलते हैं इसे। तो कैश बेसिस तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि कोई कैश मिला नहीं है अभी। कमाई तो हो चुकी है, इनकम तो हो चुकी है, लेकिन अभी हमें कोई कैश नहीं मिला उसके बदले में। पर एक्रूअल बेसिस उसको रिकॉर्ड करेगा। तो एक्रूड इनकम का एक बार डिटेल में एग्जांपल बना लेते हैं। एक्रूड इनकम, एक टाइमलाइन बना लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकम रिसीव्ड होती है हमको, सपोज करो 10,000। अगस्त की मिल गई, मई की मिल गई, जून जुलाई आपकी अप्रैल की मिल गई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की मिल गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की भी मिल गई। हमको अभी फरवरी और मार्च का हमारा इनकम तो हो चुकी है लेकिन अभी मिली नहीं है। ठीक है, तो कैश बेसिस कैसे रिकॉर्ड करेगा उसको। कैश बेसिस क्या आएगा कि आपकी इनकम अभी सिर्फ 1 लाख रुपए रिसीव्ड हुई है, क्योंकि असली में तो 1 लाख रुपए ही आया, 10 महीने का पैसा ही आया है, 11वें महीने और 12वें महीने का पैसा अभी नहीं आया। पर एक्रूअल बेसिस कहता है आपकी इनकम जो आई है वो हो गई आपकी 1,20,000 की। एक्रूअल बेसिस हमारे खातों में लिखेगा 1,20,000 रुपये, लेकिन कैश बेसिस के हिसाब से बनाते हैं तो 1 लाख रुपये लिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में तो 1 लाख रुपये रिसीव्ड हुआ है। दो 20,000 रुपये तो अभी हमें मिले ही नहीं है फरवरी और मार्च के। पर एक्रूअल बेसिस कहता है नहीं नहीं, जो सही है, जो होना चाहिए, चाहे मिला हो पैसा या नहीं मिला हो, कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, पर आपकी पूरे साल की जो इनकम है वो 1,20,000 रुपये ही है। इसी प्रकार इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब इनकम एडवांस में आपको मिल जाए, ठीक है, अगले साल की इनकम, अगले साल की कमाई आपको इसी साल आपको वो पैसा मिल जाए, तो कैश बेसिस तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। एक्रूअल बेसिस वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो एडवांस वाला पैसा। तो इनकम विच हैज़ बिन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बिन अर्नड, इसका डेफिनेशन हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जो मीनिंग है, इनकम विच हैज़ बिन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बिन अर्नड, कमाने से पहले ही, अर्न करने से पहले ही इनकम मिल गई।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकम है आपकी 10,000। आपको पूरे साल की इनकम मिल गई, ठीक है। पर एडवांस में आपको 3 महीने की इनकम और मिल गई, अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की आपको 3 महीने की एडवांस पेमेंट और हो गई। तो कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस क्या आएगा, 10,000 रुपये इनकम है और 15 महीने की इनकम मुझे मिल चुकी है। इस साल की तो मिली मिली, अगले 3 महीने की और मिल गई, तो वो रिकॉर्ड करेगा कि 1.5 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए। एक्चुअली में 1.5 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए। और एक्रूल बेसिस क्या कहेगा? एक्रूल बेसिस क्या आएगा कि 10,000 रुपये इनकम है और 12 महीने की आपके अकाउंटिंग पीरियड है। तो एक्चुअली में आपको 1,20,000 रुपये वो एक्रूल बेसिस लिखेगा, 30,000 रुपये वो नहीं लिखेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। क्योंकि वो जो 30,000 रुपये आए, वो जो 30,000 रुपये आए वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो लाइबिलिटी में डाल देगा, उसको लाइबिलिटी होती है बिजनेस की वो। पर एक्रूल बेसिस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। जो हमारा सही मेथड है अकाउंटिंग करने का, वो एक्रूल बेसिस ही है। कैश बेसिस छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, पर जब बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े बिजनेस जो चलते हैं वो एक्रूल बेसिस पे ही चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, रेंट पेड 80,000 रुपये और एडवांस रेंट है इंक्लूडेड इन 80,000 इज 5,000। यानी कि आपने रेंट पेड करा 80,000 का, 80,000 रुपये का। उस 80,000 में 5,000 रुपये एडवांस रेंट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 10,000 रुपये का और इनकम रिसीव्ड 1,65,000 रुपये। आपको इनकम रिसीव्ड हुई 1,65,000, उसमें से 15,000 रुपये की एडवांस इनकम है। फाइंड प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस पे भी और एक्रूल बेसिस पे भी। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस पे निकालेंगे। इनकम या प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है, उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है डेट इज कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। देखो, आपको पैसा मिला जो 1,65,000 रुपये, उसमें से एडवांस का 15,000 रुपये वो नहीं देखेंगे हम, मिला ना पूरा, तो 1,65,000 रुपये ही मिला है। तो 1,65,000 रुपये हम रेवेन्यू के तौर पे कैश बेसिस में ले लेंगे। और आपने खर्च कितना करा है? आपने खर्च करा 80,000 रुपये। उसमें मैं भले ही 5,000 रुपये एडवांस है, पर हम कैश में ये नहीं देखेंगे। आपने एक्चुअली में देखो 1,65 आया और एक्चुअली में आपने 80,000 रुपये पे करा, कैश गया, तो एक्सपेंस हो गया आपका 80,000 रुपये। तो यह आपका आ गया 85,000। कैश बेसिस कहता है कि 85,000 आपकी प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम एक्रूल बेसिस के नज़रिए से देखें, एक्रूल बेसिस क्या कहता है
कि जो इनकम हुई उसमें से 1,65,000 रुपये आपको रिसीव्ड हुए, पर उसमें एडवांस का 15,000 रुपये है। तो ये 15,000 रुपये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप सिर्फ रेवेन्यू में लोगे 1,65,000 माइनस 15,000। अब एक्सपेंसेस की बारी। एक्सपेंसेस में कह रहा है कि हमने रेंट पे करा 80,000 का, और उसमें से एडवांस रेंट पे करा है 5,000 का। तो क्या ये 5,000 इसमें इंक्लूड होना चाहिए? और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। तो ये जो एडवांस में आपने रेंट पे करा है ना, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, ये है अगले साल का। तो आपने जो रेंट पे करा है वो इस साल का 75,000 रुपये करा एक्चुअली में, और आपका 10,000 रुपये अभी आए नहीं है। तो ये भी हम ऐड बैक करेंगे। यानी कि आपने जो रेंट पर पे करा है ना 80,000 रुपये का, उसमें से जो तो 5,000 रुपये अगले साल का है, और 10,000 रुपये इस साल के है जो कि अभी आए नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये भी हम ऐड बैक कर लेंगे। डेट इज 1,50,000 माइनस 85,000। तो ये आपके होते हैं 65,000। देखो कितना फ़र्क है। कैश बेसिस कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट है 85,000 का, पर एक्रूअल बेसिस कह रहा है हमारा प्रॉफिट है 65,000 का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, Ranjit gives the following information about his income and expenses for the year ended 31st March 2025। रंजीत ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में, कि उसने एक्सपेंसेस पे करे 1,60,000 के। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 1,60,000 डेट इज 40,000। जो उसने खर्चे करे ना, एक्सपेंसेस करे 1,60,000 के, उसमें से 40,000 रुपये उसका एडवांस का खर्चा है, एडवांस में उसने पे कर दिया। यानी कि वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है वो। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी भी 20,000 रुपये के खर्चे उसके बचे हैं। इनकम रिसीव्ड, इनकम आपको प्राप्त हुई 2,40,000 रुपये की, और उस 2,40,000 में से 30,000 रुपये आपके एडवांस में मिल गए। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड 24,000 रुपये अभी आपको रिसीव्ड होना बाकी है, यानी कि एक्रूड इनकम। अब हमको पता लगाना है कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस के आधार पर, बेस पर इनकम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस का फॉर्मूला है इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या क्या है आपके? आपको इनकम रिसीव्ड हुई 2,40,000 की, ठीक है, और आपको बस ये आपके रेवेन्यू है 2,40,000। और आपके एक्सपेंसेस क्या है? आपने एक्चुअली में कितना पेड करा है, डेट इज 1,60,000।
जो आपकी इनकम निकल के आती है वो आती है 80,000 रुपये अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। एक्रूल बेसिस पे देखा जाए आपके रेवेन्यू क्या क्या है। रेवेन्यू आपके है 2,40,000, जिसमें से एडवांस में आपको 30,000 रुपये मिल गए थे। तो 30,000 रुपये जो एडवांस में मिल गए ये तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यह है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की पैसा। तो आपको इनकम रिसीव्ड हुई है 2,10,000 की, जो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। पर आपकी कुछ एक्रूड इनकम भी है 24,000 की। सो 2,40,000 एडवांस इनकम माइनस 30,000, एक्रूड इनकम एड बैक 24,000। 2,40,000 माइनस 30,000 प्लस 24,000, 2,34,000। ये तो आपकी एक्चुअल इनकम है। अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आपके क्या क्या है। एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, जिसमें से आपने 40,000 रुपये एडवांस में पे कर दिया। तो क्या ये 40,000 इसमें आएगा, क्योंकि ये तो एडवांस में पे किया हुआ है ना। एक्रूल बेसिस इसे नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं रिकॉर्ड करेगा। पर अभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 की, तो ये ऐड बैक हो जाएंगे। $1,60,000 माइनस 40,000 प्लस 20,000, ये आपके हो गए 1,40,000। तो फाइनल आंसर जो आपका फाइनल इनकम आ रही है वो आ रही है 94,000 की। तो देखो कितना फ़र्क है। आपने जो इनकम निकाली अपनी कैश बेसिस पे वो निकाली 80,000 की, लेकिन एक्रूल बेसिस कहती है आपकी इनकम है 94,000 की। ठीक है, इसी प्रकार हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। कैश सेल करी आपने 5,00,000 रुपए की, क्रेडिट सेल करी है आपने 2,00,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आपके 4,000 रुपए के। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500 रुपये के, ये आपके एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपये और आ गए। इनकम रिसीव्ड, आपको इनकम रिसीव्ड हुई है 5,000 रुपये की, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एक ट्रिकी पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग है ये, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करना है। इसमें इंक्लूडिंग नहीं है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें एक्सक्लूडिंग है, तो सिर्फ 5,000 रुपये। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी आ गई 1,000 रुपये। इनकम एंड बट नॉट रिसीव्ड 3,000 रुपये। कैश परचेजेस 2,75,000, क्रेडिट परचेज 1,25,000, सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000।
आपको कैश बेसिस पे और एक्रूल बेसिस पे इनकम निकालनी है। तो फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। कैश बेसिस पे हम फाइंड आउट करते पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसमें आपका रेवेन्यू क्या क्या है, तो देखो आपने सेल करी 5 लाख रुपए की, कैश सेल है, इसमें एक्चुअली में कैश आ रहा है। क्रेडिट सेल करी ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, यहाँ पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कैश से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ये भी नहीं आएगा। ये सारे आपके रेवेन्यू थे आपके अभी तक, तो रेवेन्यू तो यही है 5000 का। तो रेवेन्यू में तो आपने कैश सेल करी, और आपका रेवेन्यू और क्या क्या है, देखो यहाँ पर आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी इनकम रिसीव्ड हो रही है। तो ये आपके 3 रेवेन्यू होते हैं कैश बेसिस पे। 5 लाख रुपए की तो आपने कैश सेल करी है, 5000 रुपये आपको और इनकम आ गई, और 1000 रुपये आपको और इनकम प्राप्त हो गई। अब खर्चा आपने क्या क्या करा है, कैश परचेजेस 2,75,000 रुपये। तो ये आपका एक्चुअली में यही खर्चा है। क्रेडिट परचेज जो हुई है वो आपका नहीं आएगा एक्सपेंस में, क्योंकि यहाँ पर कैश का कुछ भी नहीं हुआ है, कैश का कोई पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट परचेज हुई है आपको। कैश तो आपका वैसे की वैसी है। तो आपको बस 2,75,000 रुपये लेनी है। और कहाँ का आपका कैश गया है, सैलरी और वेजेस पेड करी है आपने 44,000 में। और आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड करा है 11,000 का, और इंश्योरेंस एक्सपेंस भी पेड करा है 10,000 का। तो ये भी आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। 11,000 प्लस 10,000, 5 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,000 माइनस 2,75,000 माइनस 44,000 माइनस 21,000। तो 1,66,000 आपका प्रॉफिट आता है। 1,66,000 आपका प्रॉफिट निकलता है कैश बेसिस पे। अब एक्रूल बेसिस पे देख लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या क्या रेवेन्यू है हमारे, ये ये
दोनों रेवेन्यू में आएंगे, चाहे कैश में बेचा हो चाहे क्रेडिट में बेचा हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस में आ जाएंगे 4,000 रुपये। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस आएगा आपका। चलो तो एक्सपेंसेस की सारी चीज़ें आप वो देखो आपके क्या क्या रेवेन्यू आ रहे, कहाँ से रेवेन्यू के लिए इनकम रिसीव्ड हो रही है, पर ये एडवांस की है, ये भी नहीं आएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी नहीं आएगी। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हाँ 3,000 रुपये ये आएंगे। ठीक है, इनकम रिसीव्ड हो रही है, ये एक्सक्लूडिंग है। अच्छा इनकम, ये 5,000 रुपये भी आपकी इनकम रिसीव्ड हुई इसी साल की है, क्योंकि यह एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। और 5 लाख एंड 2 लाख, ये चार आइटम आपके इसमें आएंगे रेवेन्यू सेक्शन में। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 3,000। ठीक है, अब आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने कैश परचेज करी है 2,75,000 रुपये, ये आपका खर्चा है। क्रेडिट परचेज करिए, ये आपका खर्चा है। सैलरी और वेजेस पेड करिए, ये आपका खर्चा है। आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, ये आपका खर्चा है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो ये तो नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी आपका खर्चा है। और पीछे के दो आइटम भी आपके खर्चे में आएंगे। नहीं, ये तो प्रीपेड वाला, ये नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्रूल बेसिस के बिल देख रहे हैं। पर हाँ ये आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये सब आपके खर्चे हैं। तो सबसे पहले आपका हम ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000, ये आपका खर्चा है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000 प्लस 2,25,000 आपकी कैश परचेजेस है। और क्रेडिट परचेज आपकी 1,25,000 है। प्लस आपका जो खर्चा है इसका सैलरी एंड वेजेस पेड करिए आपने 44,000 की, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड करे 11,000 के। इसके अलावा आपका एक और चीज आएगी। देखो आपने ये दे रखा था ना इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस जो है आपने 2,500 रुपये एडवांस में पे करा है। और ये देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये आपने पे करे है, जिसमें आपका प्रीपेड भी है। तो प्रीपेड तो आपका 2,500 था, तो लेकिन जो इस साल का जो 7,500 निकलेगा वो तो इसी साल से रिलेटेड है ना। तो आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा है 7,500 रुपये इस साल का है, ये आएगा। तो कैलकुलेशन करके 5 लाख 2 लाख 7 लाख एंड 7,08,000 माइनस 4 और 1 5, 280, 280 और आपका आ गया ये प्लस 1,25,000 44 54 55 एंड 7,500 4,67,500। जब इसको माइनस कर देंगे तो आएगा
40,500। तो एक्रूल बेसिस पे हमारा ये प्रॉफिट निकला है और कैश बेसिस पे हमारा ये निकला था। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 और देख लेते हैं। During the financial year, Mohan had cash sale 90,000 and credit sale 60,000. His expenses for the year 70,000, out of which 30,000 is still to be paid. Find out Mohan income by both the basis. वो ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 से लेकर 2025 का, मोहन ने कैश सेल करी है 90,000 रुपये की। ठीक है, नगद में माल बेचा 90,000 रुपये का और उधारी पे माल बेचा 60,000 रुपये का। ठीक है, ये तो रेवेन्यू में आ गया, ये तो कमाई की बात हो गई। हीज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 70,000 रुपये, यानी कि 70,000 उसके एक्सपेंसेस है, जिसमें से 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। अभी उसको 30,000 अभी पे करने हैं, पे करे नहीं है उसने। तो इसका ये मतलब है एक्चुअली में उसने कितना पे करा है, दैट इज 40,000। फाइंड आउट मोहन इनकम बाय बोथ द बेसिस। इजी है। एग्जाम्पल नंबर 4, कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस। वही हमारा फॉर्मूला इनकम निकालने का, प्रॉफिट निकालने का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कैश बेसिस के हिसाब से हमारे कितने रेवेन्यू हैं? कैश बेसिस बोलता है कि कैश सेल करिए 90,000 रुपये की, क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड होएगी कि नहीं होएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी कैश आया नहीं है। तो कैश बेसिस बोलता है कि भाई मेरा रेवेन्यू तो 90,000 रुपये है और खर्चे 70,000 रुपये साल का खर्चा है, जिसमें से 30,000 रुपये अभी पे नहीं करा है। तो एक्चुअली में तो 40,000 रुपये ही पे करा है। तो आपकी जो प्रॉफिट आता है या इनकम आती है 50,000 रुपये आती है अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। अब एक्रूल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूल बेसिस बोलता है कि 90,000 प्लस 60,000 रुपये, ये रेवेन्यू हो गया, डेट इज 1,50,000 माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में वो बोलता है कि 70,000 रुपये के एक्सपेंसेस आपने करे हैं, जिसमें से 30,000 पे नहीं करे हैं, वो अलग बात है, पे नहीं करा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन आपके 70,000 रुपये असली में आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी 80,000 रुपये। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। विजय एक कंसल्टेंट ड्यूरिंग द ईयर 2024-2025 एंड 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए कमाता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड में, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000, जिसमें से उसको 3.5 लाख रुपए रिसीव्ड हो गई है, लेकिन अभी भी 50,000 रुपये की इनकम उसे रिसीव्ड नहीं हुई है, यानी कि एक्रूड इनकम है 50,000। ही इंकर्ड एन एक्सपेंस 1,70,000, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। वो ये कहता है कि वो 1,70,000 रुपये के खर्चे करता है, जिसमें से 40,000 रुपये अभी उसे स्टिल पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग है उसके। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 45,000 रुपये एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर।
यानी कि उसको कहीं से पिछले साल की फी मिल जाती है, कुछ इनकम हो जाती है जो कि उसकी पिछले साल से रिलेटेड है, और उसका कुछ 20,000 रुपये का खर्चा था पिछले साल का, वो भी वो पे कर देता है। तो हमें उसकी इनकम फाइंड आउट करनी है दोनों मेथडों से, कैश बेसिस से भी और एक्रूल बेसिस से भी। एग्जाम्पल नंबर 5, कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस। वही फॉर्मूला है हमारा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कैश बेसिस पे हमारा कितना रेवेन्यू हुआ है? कैश बेसिस के बेस पे देखे जाए तो उसने साल के 4 लाख रुपए कमाए, साल के 4 लाख रुपए कमाए, पर उसमें से अभी उसको सिर्फ 3.5 लाख रुपए मिले हैं। तो यही इसका रेवेन्यू है असली। ही इंकर्ड एन एक्सपेंसेस, अभी हम देख लेते हैं 3.5 लाख रुपए। कुछ इसको पिछले साल के भी पैसे मिल गए थे, 45,000 रुपये। खर्चे क्या क्या है उसके, खर्चे क्या क्या करे, क्योंकि क्या क्या है तो अक्रूवल बेसिस में देखेंगे हम, पर उसने क्या क्या करे खर्चे, या कितनी इनकम कमाई, वो हम कैश बेसिस में देखेंगे। तो क्या क्या खर्चे करे उसने, उसने 1,70,000 रुपये का खर्चा करा, जिसमें से 40,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि असली में उसने 1,30,000 रुपये का एक्सपेंस करा है। 1,30,000 रुपये कैश गया। और कुछ खर्चा उसने पिछले साल का था वो भी करा है, जो कि उसका पिछले साल का खर्चा था 20,000 रुपये। तो ये आपका आ गया 2,45,000 अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। पर एक्रूल बेसिस के बेस पे निकालते हैं तो आपकी रेवेन्यू 4 लाख रुपए है, क्योंकि इनकम आपकी 4 लाख रुपए थी ना, भले उसमें से 50,000 रुपये रिसीव्ड नहीं हुई, वो बात की बात है, अक्रूड है वो, लेकिन आपकी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जो दे रखा है उसमें आपके 4 लाख रुपए इनकम है, और आपने जो उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस है उसके 1,70,000 है, वो अलग बात है। अभी आपने सिर्फ 1,30,000 रुपये ही खर्च करा है, 40,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, पर आपका खर्चा तो 170 ही है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। तो इस बेसिस पे आपकी इनकम आ जाएगी 2,30,000 की। अब हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं। इन कैश सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैश सेटलमेंट। रिकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्ड होती है, डन होती है, वो उसका आधार होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का मतलब जब कैश रिसीव्ड हो रहा हो या पेड हो रहा हो। पर एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो जब होती है व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस।
इन दिस सिस्टम रिकॉर्डिंग इज डन व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब ट्रांजैक्शन होती है, नोट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस, जब सेटलमेंट हो, कैश रिसीव्ड हो या ना हो, पे हो या ना हो, आपकी जब ट्रांजैक्शन होती है तो जब ये आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है कैश बेसिस का, टू नो द एक्चुअल कैश बैलेंस। हमारा एक्चुअल कैश बैलेंस पता लगाना इसका ऑब्जेक्ट है बिजनेस का। इट कांट हेल्प टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इससे हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते, पर यह है कि एक्चुअल कैश बैलेंस क्या है वो निकल जाएगा हमारा। और एक्रूअल बेसिस का ऑब्जेक्ट क्या है? टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, वो एक्रूअल बेसिस से हम निकाल लेते हैं। लीगल पोजीशन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कैश बेसिस नहीं रिकॉग्नाइज करती है, नहीं उसको मानती है कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारा लॉ है, वो ये कहता है कि कैश बेसिस गलत है, कैश बेसिस के आधार पे वो काम नहीं करता, वो मान्यता देता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोसेस, कैश बेसिस सिंपल है, एक्रूअल बेसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रिलायबिलिटी, कैश बेसिस लेस रिलायबल है और एक्रूअल बेसिस मोर रिलायबल है। एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेट है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस आपका मोर एक्यूरेट है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन।